जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की ये 6 पुस्तकें दृष्टि आईएएस से आई हैं। इनकी ज्योग्राफी की पहली क्लास आज आपके सामने है। तो इस पहली क्लास में क्या है? भारत एक सामान्य परिचय। भारत एक सामान्य परिचय की पहली क्लास है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, क्वेश्चन नंबर ये पहला है, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है या किसको अलग करता है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें हमारा कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसमें लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। लक्षद्वीप में एक मिनिकॉय द्वीप है, उसको मालदीव से अलग करता है 8 डिग्री चैनल। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा। 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप भारत के मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है? भारत में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक कर्क रेखा से निकटतम है, कर्क रेखा के पास है? तो इसमें ये 4 ऑप्शन दिए रखे हैं, तो इसमें ये आइजोल कर्क रेखा के निकटतम है, क्योंकि मिजोरम की राजधानी है। कर्क रेखा मिजोरम राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती हैं? निम्नलिखित में से किस एक की सीमाएं अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ साझा होती हैं? किस एक की सीमाएं सबसे अधिक साझा होती हैं? तो किसकी होती है? तो होती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की सीमा इन राज्यों में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। कितने राज्यों से? ये 7 राज्यों से सीमा मिलाता है। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, और आंध्र प्रदेश भी 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। तो इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये इसकी पूरी व्याख्या देखिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, आपको उनके राज्य भी पता चल जाए कौन कौन से राज्यों से ये सीमा मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है? सिक्किम राज्य के चारों तरफ देश और राज्य कौन कौन से हैं, उनको हमें इनमें से देखना है। तो सिक्किम किन किन से घिरा हुआ है? तो सिक्किम चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल। हाँ, उत्तर की ओर से चीन से, पूर्व की ओर से भूटान से, पश्चिम की ओर नेपाल से और दक्षिण की ओर पश्चिम बंगाल से घिरा हुआ है हमारा सिक्किम राज्य। सिक्किम राज्य इनसे घिरा हुआ है। ये असम से सिक्किम राज्य सीमा नहीं मिलाता, तो ये गलत हो जाएगा। असम से ये सीमा नहीं मिलाता, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। इस ऑप्शन में भी असम दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी असम दे रखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। व्याख्या को आराम से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अरब सागर से लघु प्रवाल द्वीप बलियों और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? कौन सा द्वीप अरब सागर में प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो कौन सा द्वीप प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है? तो लक्षद्वीप लघु प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। ये इसकी व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा पूरी आराम से। क्वेश्चन नंबर अगला है, मैकमोहन रेखा का उल्लेख भारत के साथ किस देश के संबंध में संदर्भ किया जाता है? तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। ये इसकी व्याख्या है, पूरी आराम से पढ़ लीजिएगा व्याख्या। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहर पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से नज़दीक है? पोर्ट ब्लेयर के सबसे नज़दीक कौन सा है इसमें? तो सबसे नज़दीक है यांगून। म्यांमार में यांगून सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक यांगून है। ये इसकी व्याख्या है, इसे आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, म्यांमार के साथ भारत कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्य सीमा लगाते हैं? तो ये भारत के 4 राज्य सीमा लगाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर,
नागालैंड और मिजोरम। ये चार राज्य सीमा लगाते हैं म्यांमार से। ये इसकी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, पेज टर्न कर लेते हैं, अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, थोड़ी देर लगेगी इसमें। क्वेश्चन नंबर अगला है ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी द्वीप है बैरन आइलैंड, ये भारत में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन। और भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में कौन सा है? तो वो एक है नारकोंडम अंडमान निकोबार में भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। और ये बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? निम्नलिखित इसमें 10 अंश जलमार्ग है, 10 डिग्री जलमार्ग से कौन सा अलग होता है? जिसमें ये अलग होता है अंडमान एवं निकोबार 10 डिग्री जलमार्ग से अलग होते हैं। ये इसकी व्याख्या है, पूरी पढ़ लीजिए। 10 जलमार्ग अथवा चैनल एक संकीर्ण जलीय भाग है। यह चैनल भारत के बंगाल की खाड़ी में अवस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीपों को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? सबसे समीप देशांतर कौन से होते हैं? उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं, ये देशांतर होते हैं। तो दिल्ली के सबसे समीप कौन सा देशांतर है? तो दिल्ली के सबसे समीप बंगलुरु सबसे समीप है देशांतर के हिसाब से। ये देशांतर दे रखे हैं, आराम से इन्हें पढ़ लीजिएगा पूरे, और ये देशांतर दे रखे हैं, आप इसे पढ़िए। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? तो इसमें कौन सा सबसे पूर्वी कौन सा है? हमारा अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिए व्याख्या। और क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.43% है, तो ये गलत हो जाएगा। और ये अगला है भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर भ्रंशोत पर्वत अवस्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीन बलित हिमालय पर्वत स्थित है। भ्रंशोत पर्वत अवस्थित नहीं है। नवीन बलय पर्वत है, नवीन हिमालय पर्वत। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? एक और दोनों गलत हैं, तो ना तो एक और ना तो दो, दोनों गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। इसमें दे रखा है ये ऑप्शन डी सही है, ना तो एक ना तो दो, और इसकी व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा। देखो नवीन बलित पर्वत हिमालय अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है भारत के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संदर्भ में हमें विचार करना है। भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण
की ओर, पूर्व से पश्चिम, ये पश्चिम से पूर्व की अपेक्षा अधिक है। हाँ, ये तो अधिक सही है, ये एकदम सही है, क्योंकि उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई ज़्यादा है पश्चिम और पूर्व की अपेक्षा। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक एवं उत्तर रेखा माना जाता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? हमसे ये पूछा है कौन से कथन सत्य है, तो दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों सही है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिएगा पूरी व्याख्या। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? इनमें से हमें देखना है कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल चीन की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, क्योंकि ये सिक्किम से सीमा मिलाता है, उसके नीचे ही है सिक्किम के। और सिक्किम तो चीन से, नेपाल से, भूटान से, तीनों से सीमा मिलाता है। उत्तराखंड भी चीन से सीमा लगाता है, हिमाचल प्रदेश भी चीन से सीमा लगाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? कूट कौन सा सही हो जाएगा? 2, 3, 4। 2, 3, 4 किस में दे रखे हैं? 2, 3, 4 ऑप्शन डी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है। ये राज्य हैं भारत से सीमा स्पर्श करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? कर्क रेखा निम्नलिखित में किस राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। हाँ, छत्तीसगढ़ होकर गुजरती है। कर्क रेखा मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा त्रिपुरा से होकर गुजरती है और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। अगर आपको कर्क रेखा के राज्यों को याद करने की ट्रिक देखनी है तो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर इसे देख सकते हैं और उस ट्रिक से आप इन्हें याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। हम अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हमें गलत कथन देखना है। इनमें से 4 कथन दिए हैं, पढ़ना है आराम से, और गलत कथन हमें इनमें से चुनना है। तो गलत कथन चुनना है, तो इसमें ऑप्शन ए है अरब सागर उत्तर पश्चिमी पठार में ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, जिसके परिणाम स्वरूप पश्चिम भाग नीचे धंस गए और हिंद महासागरीय जल भर गया। एकदम सही है, ये भी एकदम सही है, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट से ही अरब सागर का निर्माण हुआ है, उसमें हिंद महासागर ये जल भर गया है। और ये अगला है, शिमला, डलहौजी, नैनीताल और मसूरी जैसे हिल स्टेशन लघु हिमालय में स्थित हैं। ये भी सही है। भारत की सबसे लंबी भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी एकदम सही बात है। पश्चिम बंगाल और उधर से पूर्वोत्तर के राज्य पश्चिम बंगाल से करेंगे तो सबसे ज़्यादा भू सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। ये भी सही है। ये भी सही है। भारत के सुदूरतम पश्चिमी भाग में लवणीय दलदल पिग्मेलियन पॉइंट है। नहीं, पिग्मेलियन पॉइंट भारत के पश्चिम में नहीं, भारत के दक्षिण में स्थित है। पिग्मेलियन पॉइंट का पुराना नाम क्या था? इंदिरा पॉइंट। तो ये भारत का दक्षिण सुदूरतम पॉइंट है। तो ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं। देशों की सीमा स्पर्श करते हैं कम से कम। एक से नहीं, एक राज्य 2 देशों से सीमा मिलाता हो। तो इसमें देखते हैं कौन कौन से हैं। सिक्किम 3 राज्यों से सीमा मिलाता है। नेपाल, भूटान, चीन। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा मिलाता है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से सीमा मिलाता है। और भूटान और नेपाल से सीमा मिलाता है। तो ये 3 देशों से मिलाता है पश्चिम बंगाल। और मणिपुर सिर्फ एक राज्य से सीमा मिलाता है, म्यांमार से सीमा मिलाता है मणिपुर। और असम भी 2 राज्यों से सीमा मिलाता है, बांग्लादेश और भूटान। बांग्लादेश और भूटान से असम सीमा लगाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? 1, 2, 4 कूट देखें। 1, 2, 4 कौन से में? 1, 2, 4 केवल ऑप्शन सी में दे रखता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा, सबके राज्य दे रखे हैं। और क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही है? सही कथन हमें चुनना है। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों को छूती है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। ये सही है, ये एक सही है। 7 देशों से सीमा लगाता है भारत: म्यांमार, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार। श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी, श्रीलंका भारत से खंबात की खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी से अलग होता है, पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। ये गलत हो जाएगा, खंबात की खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी के साथ अलग होता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन एक सही है। तो ऑप्शन एक किसमें दे रखा है? केवल एक सही है, केवल एक सही है। तो ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। ये दे रखा है, इसकी व्याख्या दे रखी, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित राजधानी नगरों को समुद्र तल से ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखें। अवरोही क्रम में हमें इन्हें रखना है, सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबसे अवरोही ऊंचाई के अवरोही क्रम में रखना है हमें, सबसे ऊंचे। तो सबसे ऊंचे तो इस श्रीलंका की ऊंचाई, श्रीनगर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? श्रीनगर की ऊंचाई 1589। श्रीनगर की ऊंचाई कितनी है? 1589। शिमला की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 2295 मीटर। 2295 मीटर, ये मीटर में है, 2295 मीटर है। और शिलोंग की ऊंचाई कितनी है? शिलोंग की ऊंचाई कितनी है? 1496। 1496 ये इसकी ऊंचाई, शिलोंग की ऊंचाई 1496 है। और कोहिमा की ऊंचाई कितनी है? कोहिमा की ऊंचाई है 1446 मीटर कोहिमा की ऊंचाई। तो सबसे ऊंचा कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊंचा हो जाएगा 2295 शिमला। तो शिमला पहले दो किस में दे रखा है? 2 इसमें और इसमें दे रखे हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, 2 इसमें देखा है। उसके बाद 2295 के बाद 1589, तो इस 2 के बाद 1 किस में दे रखा है? दोनों में एक एक दे रखे हैं। तो उसके बाद श्रीनगर के बाद फिर कौन सा आ जाएगा? शिलोंग 4 नंबर का 1496। 4 नंबर किस में दे रखा है? तो 4 नंबर ऑप्शन ए में दे रखा है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। उसके बाद ये 3 आ जाएगा कोहिमा। तो अवरोही क्रम में लगाना है, पहले शिमला, उसके बाद श्रीनगर, फिर शिलोंग, फिर कोहिमा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या दे रखी है पिछले वाले क्वेश्चन की, जो हमने अभी देखा है। और ये अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नगरों पर हमें विचार करना है। 4 नगर दिए गए हैं, उसमें कूट क्या दे रखा है? कूट दे रखा है उपर्युक्त नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का सही क्रम चुनिए। पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का सही क्रम चुनना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा आएगा? सबसे पहले हमें कौन सा आएगा इसमें? सबसे पहले आएगा भटिंडा 1 पर आएगा, उसके बाद भटिंडा, उसके बाद पठानकोट आएगा, पठानकोट आ जाएगा 2 पर, पठानकोट, उसके बाद पठानकोट, उसके बाद पटियाला, फिर अम्बाला। ये एकदम क्रम सही दे रखा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 किस में दे रखा है? 1 2 3 4 इसमें दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या में इसमें देशांतर दे रखे हैं, इनके ये देशांतर दे रखे हैं, देशांतर देख लीजिएगा बार। क्वेश्चन नंबर अगला है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, हमें विचार करना है। क्वेश्चन कथन 1 है, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, तो ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं, क्योंकि नदियों का ढलान भी पूर्वी घाट की ओर है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है। पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत हैं, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित हैं। ये भी सही हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है,
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुडी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। ये हमारा गलत हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी। और अन्नाईमुडी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा इसमें से कथन में कौन सा पूछा है? कथन सही है। कौन से कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 किसमें? ऑप्शन ए में दे रखे हैं। कथन 1 और 2 सही है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, पूरी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए व्याख्या। अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, ये चैप्टर आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक बार में एक चैप्टर कंप्लीट होगा तो अच्छे से हमारी क्लास हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी ख़त्म। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। पुदुचेरी, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र में एक दूसरे से पृथक 4 छोटे छोटे जिले शामिल हैं। एकदम सही बात है। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है जो 4 छोटे छोटे जिलों में शामिल है। 4 जिले छोटे छोटे शामिल हैं इसमें। पुदुचेरी के सभी जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में अवस्थित हैं। ये गलत हो जाएगा। पुदुचेरी के 3 जिले बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में स्थित है। एक अरब सागरीय खाड़ी में स्थित है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? सही बुझा तो केवल एक सही है, तो केवल एक ऑप्शन ए में ये एकदम सही हो जाएगा। पुदुचेरी से संबंधित ये पूरी व्याख्या दे रखी है, आराम से पढ़ लीजिए, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। पुदुचेरी का भौगोलिक क्षेत्र, 4 जिले हैं इसमें। पुदुचेरी के 4 जिले हैं, पुदुचेरी, कराईकल, यमन, माहे। ये कहाँ दे रखे हैं? इनकी दे रखी है। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का मरुस्थल केवल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है। तो ये गलत हो जाएगा। भारत का मरुस्थल लूनी से लेकर जैसलमेर और जोधपुर के बीच विस्तृत है, नहीं। भारत का मरुस्थल कच्छ के रण तक भी फैला हुआ है। भारत का मरुस्थल कच्छ के रण तक भी फैला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंधु गंगा के मैदान महान जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं जो उत्तर से हिमालय को दक्षिण में प्रायद्वीप से अलग करते हैं। ये सही हो जाएगा। पश्चिमी तटीय पट्टी पूर्वी तटीय पट्टी की तुलना में संकीर्ण है। ये भी सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 2 और 3 सही है। इसमें सही बुझाया कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 सही है। केवल 2 और 3 ऑप्शन बी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पूरी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। पूरी व्याख्या दे रखी है, पूरी व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। एक एक आपको पूरा सवाल समझ में आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन आराम से समझो। इसकी कुछ व्याख्या ऊपर दे रखी है, वो भी अभी आपको दिखाते हैं, वो भी पढ़ लीजिएगा। ये उसी क्वेश्चन की व्याख्या है, आराम से पढ़ लीजिएगा। पूरी व्याख्या दे रखी है, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा आपको। अगर समझ में नहीं आया तो पढ़ लीजिएगा आराम से। क्वेश्चन नंबर अगला है, उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ते हैं? उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम किन शहरों को जोड़ते हैं? तो हमें ये देखना है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, ये गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से नहीं, श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु तक जोड़ता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। श्रीनगर जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी, ये सही है। और पोरबंदर से सिलचर असम, ये भी सही है। पोरबंदर से सिलचर असम तक जोड़ता है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। हमें क्या देखना था? उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे के निम्नलिखित किन शहरों को जोड़ते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीनगर उत्तर में, कन्याकुमारी दक्षिण में, ये आपस में जुड़ते हैं गलियारे से। और पोरबंदर पश्चिम में, सिलचर पूरब में, ये आपस में जुड़ते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, थोड़ी सी आप इसे पढ़ लीजिएगा, व्याख्या ज़रूरी नहीं इसकी। अगला क्वेश्चन है, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की अवस्थिति और
विस्तार के संदर्भ में हमें कथनों पर विचार करना है। कथन एक है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व का 5वां नहीं, भारत विश्व का 5वां नहीं, 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। अगर भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किमी है। एकदम सही बात है। भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516 किलोमीटर। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को मिलाकर 7516 किलोमीटर है भारत की तटरेखा। भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। ये एकदम गलत हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा 7 पड़ोसी देशों के से मिलती है। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। केवल 2 सही है, केवल 2 सही है, तो ऑप्शन बी में दे रखा है केवल 2 सही है। अगर आपको भारत के विश्व में स्थान देखना है, इनको 7 बड़े देशों के क्रम को याद करना है, तो इसकी ट्रिक आपको प्ले लिस्ट में जाकर मिल जाएगी इसी चैनल पर। आप उसे जाकर देख लीजिएगा, आपको एक बार में याद भी हो जाएगा। पूरी व्याख्या दे रखी है, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। पूरी व्याख्या है, इतनी व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये देशों की दृष्टि से क्रम है, ये लिखा हुआ है। इनकी ट्रिक देखनी है तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, पेज पलटने में थोड़ी देर लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। ये आपने पीछे पढ़ लिया, एक बार फिर भी पढ़ लीजिएगा कौन सा अक्षांश है। तो 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को पृथक करता है। ये इसकी व्याख्या है, इसे पढ़ लीजिएगा। छोटी सी व्याख्या है इसमें। राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है, तो ये कहाँ से शुरू होता है? राम सेतु एडम्स ब्रिज कहाँ से शुरू होता है? तो ये धनुषकोडी रामेश्वरम से शुरू होता है, धनुषकोडी से शुरू होता है। पूरी व्याख्या से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, और कोई क्वेश्चन बनेगा तो भी आप इसे आसानी से कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा, ये भी दोबारा रिपीट हो रहा है। मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो ये किससे सीमा बनाती है? भारत और चीन के साथ सीमा बनाती है मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, तो इसलिए ये लिखा है इसमें व्याख्या में कि प्रश्न नंबर 6 की व्याख्या देखें, क्योंकि 6 नंबर पे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित भारतीय मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना किस वर्ष स्थापना के कालक्रम में अवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर में चुनिए। कौन सा पहले कौन सा बाद में इनकी स्थापना हुई है, हमें वो सही करके कूट में लगाने। ये इसके कूट दे रखे हैं, आराम से पढ़ने। तो हमें नई दिल्ली देखनी है, इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1944 में, इसकी स्थापना 1944 में हुई। कोलकाता की स्थापना 1875 में, कोलकाता की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई। शिमला की स्थापना 1905 में हुई, शिमला की स्थापना 1905 में हुई। और पुणे की स्थापना 1928 में, पुणे की स्थापना 1928 में हुई थी। पुणे की स्थापना कब हुई थी? 1928 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सबसे पहले बी किस में दे रखा है? बी इसमें दे रखे हैं दोनों में। बी के बाद 1875 के बाद 1905 बी सी इसी में दे रखे, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। ये इसकी स्थापना के स्थान पर दे रखे हैं, आराम से इसे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है, किसकी सीमा निर्धारित करती है? रेड क्लिफ लाइन, ये रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। भारत और पाकिस्तान कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, भारत और पाकिस्तान के साथ। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा अभी आपको बताई थी? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के साथ है। संयुक्त राज्य एवं कनाडा के बीच कौन सा अक्षांश इनकी सीमा रेखा बनाता है? कौन सा अक्षांश स्थित है इनकी सीमा रेखा पे? आपको ना तो 49 डिग्री सीमा अक्षांश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ लाइन कहाँ पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन स्थित है। भारत और पाकिस्तान रेड क्लिफ लाइन, भारत और चीन मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा। क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं।
ये पिछले वाले क्वेश्चन की व्याख्या रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित करने वाली है। इसका नाम सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? मध्याह्न रेखा मतलब भारत के मध्य में है, या जिसे हम अपने टाइम रेखा मानते हैं, इसे कौन सी प्रमाणिक मध्याह्न रेखा है? तो आपको पता है 82.5 डिग्री हमारी मध्याह्न रेखा, तो ये 82.5 डिग्री पूर्वी। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। इसमें भी दे रखा है, ये इसकी व्याख्या आराम से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, भारत के किस महानगर में वार्षिक प्रति व्यक्ति सर्वाधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? कौन सा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है? तो ये होता है मुंबई में, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है, ये दे रखी है इसमें, ये आप इसे पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित दर्रों को पहचानिए और संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। इन दर्रों को संबंधित राज्य की, तो तंगलांगला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तंगलांगला दर्रा लद्दाख में। हल्दी घाटी का दर्रा राजस्थान में। हल्दी घाटी का दर्रा कहाँ स्थित है? राजस्थान। आपको ये बताना है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ और किनके बीच हुआ, आपको ये बताना है। दीपू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और सीरियल का दर्रा मध्य प्रदेश में। ये इनके मिलान हो गए सही। अब इन्हें आराम से देख लीजिएगा। कूट नीचे दे रखे हैं, वो भी दिखाते हैं। कूट है 1 पर बी इसमें दे रखा है, 1 पर बी इसमें दे रखा है, 1 पर बी इसमें दे रखा है। तो ये वाले और ये वाले आप कट जाएंगे। आपको ऐसे ही क्वेश्चन करने हैं। और 2 पर डी किस में दे रखे हैं? 2 पर सी है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। 2 पर डी इसी में दे रखे हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये इसमें मिलाना है। इसकी अभी व्याख्या देख लीजिए, आप आराम से इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या आपको दिख गई? ये आपको व्याख्या आराम से पढ़ लेनी है। व्याख्या आपको आराम से पढ़नी है। क्वेश्चन नंबर अगले चलते हैं। इस चैप्टर को आज पूरा खत्म कर देंगे। क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी मगर चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको कौन से चैप्टर का प्रैक्टिस करनी है उसको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। उसी चैप्टर का आपको करवा दिया जाएगा। चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अगला चैप्टर ये शुरू हो जाता है अब। भूगर्भिक संरचना आपको शुरू होता है। ये आपको कल की क्लास में करा दिया जाएगा। आगे कल की क्लास में करा दिया जाएगा। आज की क्लास यहीं रहने देते हैं। भूगर्भिक संरचना कल की क्लास में करा दिया जाएगा। क्लास लंबी हो जाएगी अगर 2 चैप्टर कराएंगे एक बार में। तो ओके, जय हिंद दोस्तों।